हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोमिस्ट लैब्स। हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट की। और उसमें हमने देखा कि विथ रेफरेंस हम किस तरह से मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको रूटीन यूज में ले सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले थे कि अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं है, कोई भी रेफरेंस नहीं है, तब हम न्यू मेथड डेवलपमेंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट के लिए नए सिरे से फ्रॉम द इनिशियल हम मेथड डेवलप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम ड्रग प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंस दोनों की बात करेंगे। मेथड डेवलपमेंट सीखेंगे तो दोनों के लिए साथ में सीखेंगे। कि जैसे अगर हमने बात करी कि विथ रेफरेंस, अगर मुझे मोनोग्राफ में कोई मेथड है हमारे पास, चाहे वो ड्रग सब्सटेंस की हो या ड्रग प्रोडक्ट की हो, तो रेफरेंस है तो हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो फिर एज सच मेथड अगर सूटेबल है तो उसको ले सकते हैं और अपनी रूटीन यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर मोनोग्राफ के अंदर नहीं है, ड्रग प्रोडक्ट की भी मेथड अगर मोनोग्राफ में नहीं है, टैबलेट की हो गई, इंजेक्शन की हो गई, अगर वो भी नहीं है, तो ड्रग प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकते हैं। ड्रग प्रोडक्ट मतलब जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, वो टैबलेट हो गई, सॉलिड ओरल फॉर्म जितने भी है, कैप्सूल, इंजेक्शन, राइट, सस्पेंशंस, इन ये सब ड्रग प्रोडक्ट में आते हैं। और ड्रग सब्सटेंस मतलब उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ड्रग सब्सटेंस हो गया। ये हम आगे फार्मास्यूटिकल्स की सीरीज में देख चुके हैं, ठीक है। अब ड्रग प्रोडक्ट के लिए भी अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि वो ड्रग सब्सटेंस का रेफरेंस ले सकता है। जितने भी एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब अपनी अपने सिंथेसिस या अपने प्रोसेस के लिए मेथड बनाते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं और उसको रूटीन यूज में लेते हैं। तो उनके पास एक DMF होता है, ड्रग मास्टर फाइल, जिसके अंदर मेथड दी गई होती है, उसका वैलिडेशन भी किया होता है, तो उसकी रिपोर्ट भी दी गई होती है। तो ड्रग प्रोडक्ट के लिए अगर हमें मेथड रेफरेंस चाहिए तो ड्रग सब्सटेंस के DMF से हम ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ड्रग सब्सटेंस के लिए ही मेथड रेफरेंस नहीं है, तब ये बात आती है कि हमें नए सिरे से फ्रॉम द इनिशियल हमें मेथड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे HPLC, GC और डिसोल्यूशन के लिए भी HPLC, UPLC, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब किस पे काम करते हैं, वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन के ऊपर काम करते हैं। और वो हमें किस टर्म में मिलता है, क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी में दो वर्ड है, क्रोमा, क्रोमाटो और ग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में दो वर्ड्स है, क्रोमेटो और ग्राफी। ये जो है ग्रीक वर्ड है। क्रोमेटो मतलब कलर, ग्राफी मतलब लिखना, राइटिंग, राइट। कि जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, उसमें क्या करते थे लोग कि सबसे पहले कि जो क्लोरोफिल होता है उसको फूड के अंदर सेपरेशन करते थे, राइट। तो उसमें पेपर के अंदर जो फूड के अंदर क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसका सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन पेपर क्रोमेटोग्राफी पर सेपरेशन करते हैं, तब उसमें पेपर के ऊपर बैंड आ जाते थे, राइट। वो ग्रीन कलर के बैंड होते थे क्योंकि वो क्लोरोफिल का कलर है, तो वो ग्रीन कलर का बैंड देता था, राइट। तो वो कलर था इसलिए उसको ग्रीक में बोलते थे क्रोमा, मतलब क्रोमेटो। और पेपर के ऊपर वो अलग से बैंड देता था इसलिए ग्राफी। तो इस सेपरेशन टेक्निक को बोला गया क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो कलर पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए जो सिस्टम या मेथड यूज की जाती थी, उसको उन लोगों ने नाम दिया क्रोमेटोग्राफी। बाय द टाइम क्या हुआ कि
सारे सब्सटेंस के लिए, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट हुई, सबके लिए सेपरेशन टेक्निक की खोज की गई, मतलब सेपरेशन टेक्निक नई नई इवॉल्व हुई, राइट। तो उसके बाद फिर सिर्फ कलर तक वो सीमित नहीं रही, जो कलरलेस सब्सटेंस है वो भी सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट होने लगे, इसलिए वर्ड वहां पर रह गया क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो वहां से वो चला रहा है कि इसको सेपरेशन टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? एक फेज से दूसरे फेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, जो मीडियम होता है वो बदलता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का रूट भी बदलता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। जैसे क्रोमेटोग्राफी के कितने प्रकार हैं? मेनली क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप की है। एक TLC, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, राइट। दूसरी LC, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और GC, गैस क्रोमेटोग्राफी। मेनली इसमें 2 ही फेज होते हैं। पहला फेज है सॉलिड फेज और दूसरा फेज है मोबाइल फेज। ठीक है। जो सॉलिड फेज होता है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अटैच होते हैं, और जो मोबाइल फेज होता है उस मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। मोबाइल फेज जो होता है वो लिक्विड हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। अगर लिक्विड है तो उसको बोलते हैं LC, गैस होता है तो वो क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो ये 2 हो गई, ये 2 फेज हो गए जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेशन को समझते हैं, राइट, कि स्टेशनरी फेज में से मोबाइल फेज के अंदर सेपरेशन किस तरह से होता है। तो सबसे बेसिक होती है, आपने अगर देख स्कूल में भी आपने किया होगा प्रैक्टिकल, TLC का, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, राइट। उसमें क्या रहता है? एक प्लेट रहती है, पेपर प्लेट, एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम मॉलिक्यूल्स के स्पॉट रखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड हो गया और ये सैंपल हो गया, राइट। उसको हम बीकर के अंदर मोबाइल फेज के अंदर डीप करते हैं, राइट। तो जो मोबाइल फेज होता है वो धीरे धीरे पेपर के ऊपर ट्रैवल करता है, राइट। तो धीरे धीरे जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। जैसे समझ लिए कि ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ए मॉलिक्यूल है वो मोबाइल फेज को ज्यादा लाइक करता है, तो उसके साथ वो जल्दी मूव करेगा। और बी जो है वो स्टेशनरी फेज, मतलब पेपर के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको मोबाइल फेज से ज्यादा लगाव नहीं है, तो वो धीरे मूव करेगा। ये जैसे समझ लीजिए एक रेस है, रेस ट्रैक है, जिसमें खिलाड़ी सेम पॉइंट पर खड़े होते हैं, फिर सीटी बजते ही या तो फिर गन फायर होते ही वो रन करना, दौड़ना चालू करते हैं। और सबकी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कोई आगे, कोई उसके पीछे, कोई उसके आगे, ऐसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैवल करता है। तो जिसकी टेक्निक और कैरेक्टरिस्टिक सबसे अच्छे होते हैं वो सबसे पहले पहुंचता है, उसके बाद दूसरा पहुंचता है, उसके बाद तीसरा पहुंचता है। तो आखिर में जब एंड पॉइंट होता है, भले ही उन्होंने सारों सबने एक साथ स्टार्ट किया है, लेकिन जो एंड पॉइंट होता है उसमें सब अलग अलग सेपरेटली रीच करते हैं। तो वैसे ही सेम ए मॉलिक्यूल हो गया और बी मॉलिक्यूल हो गया, तो एक की एफिनिटी ज्यादा है तो वो जल्दी ट्रैवल करेगा, बी को स्टेशनरी फेज से ज्यादा लगाव है, मोबाइल फेज से ज्यादा लगाव नहीं है, तो वो धीरे धीरे स्लोली मूव करेगा,
राइट। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI के हिसाब से वो TLC के ऊपर मूव करते हैं। जिस तरह का मोबाइल फेस होता है, जिस तरह का स्टेशनरी फेस होता है। तो ये हो गई TLC की बात। यही प्रिंसिपल है सेपरेशन का, राइट। तो सेम प्रिंसिपल को यूज करके लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेशन ला सकते हैं और उसी में चेंजेस करके हम मेथड को डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई, वैसे ही लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम यूज करते हैं HPLC को, राइट, UPLC को, राइट। GC में, गैस क्रोमेटोग्राफी में GCHS जो उसी का इंस्ट्रूमेंट है, उसको GC बोलते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी विथ हेड स्पेस, राइट। तो ये सारी टेक्निक किसके ऊपर काम करती है, किस कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? सेपरेशन के प्रिंसिपल पे। और भी अलग अलग क्रोमेटोग्राफी आती है, जैसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, SEC, जो GPC सॉफ्टवेयर से यूज होती है। GPC सॉफ्टवेयर मतलब जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, उसी का नाम है, राइट। फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, IEC। SEC में क्या होता है, साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि जो मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होता है वो पहले इल्यूट होता है, राइट, और जो सबसे छोटा होता है वो बाद में इल्यूट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टेशनरी फेज के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, राइट। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चैनल थ्रू ट्रैवल कर देते हैं, राइट। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर पोर में जाके फंसते हैं, ठीक है, इसलिए वो लेट इल्यूट होते हैं। जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स जल्दी बाहर निकल जाते हैं, इसलिए जल्दी इल्यूट होते हैं। तो वो साइज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। वैसे ही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कॉलम एनायन कॉलम या कैटायन कॉलम का यूज होता है, तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव आयन है और मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज पॉजिटिव आयन के ऊपर, स्टेशनरी फेज के ऊपर पॉजिटिव आयन है और मॉलिक्यूल्स भी हमारे पॉजिटिव आयन वाले होंगे, तो वो उसको उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और लेट इल्यूट होंगे, ठीक। वैसे ही स्टेशनरी फेज अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल्स से चार्ज है और जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव है आयंस, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो जल्दी इल्यूट होंगे। तो इस तरह से IEC काम करता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं HPLC की सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे GC, राइट। और उसकी अलग अलग टेक्निक्स जो HPLC और GC में यूज होती है, रेसिडुअल सॉल्वेंट के लिए GC यूज होता है और HPLC यूज होता है मेनली SARS, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रिजोल्यूशन के लिए। वो सारी टेक्निक्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे HPLC के बारे में, ठीक है। तो HPLC में हम सबसे पहले उसके अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। पार्ट्स को जानते हुए हम उसको मेथड डेवलपमेंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, वो ही जानते हुए हम मेथड को डेवलप कर पाएंगे, राइट। अगर हमारे पास कोई व्हीकल है तो हम उसको चला तो लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसके पार्ट्स को नहीं जानते, अगर वो बिगड़ जाता है तो उसको कैसे ठीक करें, या तो फिर तब वो कैसे जानेंगे जब हमें पता होगा कि ये पार्ट, ये व्हीकल के अंदर ये पार्ट इस तरह से काम करता है, उसका ये फंक्शन है, तभी उसको हम सही कर पाएंगे, तभी हम ट्रबल शूट कर पाएंगे। इसलिए इंस्ट्रूमेंट को जानना बहुत जरूरी है। तो इंस्ट्रूमेंट को जानते हुए साथ साथ में हम मेथड डेवलपमेंट सीखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे HPLC के बारे में और सबसे पहले बात करेंगे मेथड डेवलपमेंट फॉर ऐसे, राइट। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ क्रोमेस्ट्री पर। इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।